हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। हर बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज इस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने लिए हैं उनको ज़रूर कर लें ताकि आपको टॉपिक की समझ क्लियर हो जाए कि जो आपका टॉपिक है आपने कितना समझा है या फिर आपसे क्वेश्चन हो भी पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि आप पढ़ लेते हैं और पढ़ लेने के बाद यदि क्वेश्चन नहीं करते हैं तो वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, इस वजह से क्वेश्चन को भी करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं, समझते हैं लैंगिक भेदभाव। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो लैंगिक असमानता है या जो हमारे यहाँ लैंगिक भेदभाव होता है उसका मतलब ये है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ हमारे समाज में काफ़ी भेदभाव होता है। और परंपरागत रूप से ही, यानी कि हमारे समाज की ऐसी परंपरा ही रही है कि शुरुआत से ही महिलाओं को एक कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो हमारे समाज, मतलब हमारा समाज ही है ऐसा जो महिलाओं को कमज़ोर बना देता है, तो वो कमज़ोर हो जाती हैं। बट शुरुआत से यदि आप देखें जन्म से ही, तो जो लड़कियां हैं काफ़ी तेज़ होती हैं लड़कों से, उनका विकास भी पहले होता है, पहले ही विकसित होती हैं। बट समाज में जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती हैं तो उनको इस तरीके से ढाल दिया जाता है या फिर ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो कमज़ोर हैं। इस वजह से वो ज़्यादा आगे विकसित भी नहीं हो पाती। इसके अलावा लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, वरन इन दोनों के बारे में प्रचलित पूर्वाग्रह, रूढ़वादी धारणाएं और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। तो कहने से मतलब ये है कि जो लैंगिक असमानता है इसका आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है। मतलब स्त्री और पुरुष, जैसे कि जो जैविक बनावट होती है कि वो स्त्री है और वो पुरुष है, तो लैंगिक असमानता जो होती है वो जैविक रूप से जो बनावट है उसका मतलब वो उसकी असमानता का आधार जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में जो प्रचलित पूर्वाग्रह हैं, रूढ़वादी धारणाएं हैं या फिर हमारे समाज में जो स्वीकृत मान्यताएं हैं, ये सारी चीज़ें ही लैंगिक असमानता का आधार होती हैं। मतलब हमारे समाज में ही ऐसा मान लिया जाता है कि लड़के ये काम करेंगे, ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियों के। तो ये समाज के बनाए हुए नियम हैं, जबकि जैविक बनावट के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सभी काम लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसी परंपरा बना दी गई है कि कुछ काम हैं वो लड़के करेंगे और कुछ जो काम है वो लड़कियां करेंगी। तो ये सामाजिक नियम है, जैविक नियम नहीं है। इसके बाद आगे समझ लेते हैं लिंग तथा जेंडर का तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पर लिंग और जेंडर, तो जेंडर को हिंदी में लिंग ही कहते हैं, लेकिन जेंडर वर्ड यूज किया जाता है। तो जेंडर को यहाँ पर एक सामाजिक संरचना के रूप में देखा जाता है। यदि लिंग के बारे में पूछेगा तो आपको जैविक संरचना बतानी होगी, एंड यदि जेंडर पूछता है तो आपको सामाजिक संरचना बताना होगा कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है और जो लिंग होती है वो जैविक संरचना है। कहने से मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष का निर्धारण लिंग के द्वारा होता है, लेकिन जो जेंडर है, मतलब जो समाज में प्रचलित रूढ़वादी धारणाएं हैं या फिर पूर्वाग्रह हैं, उसको हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है, यानी कि जेंडर का जो विकास हुआ है वो सामाजिक संरचना के रूप में होता है, यानी कि समाज ने उसका निर्धारण किया है कि स्त्रियों के ये काम हैं और पुरुषों के ये काम हैं, तो इसका निर्धारण समाज करता है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि लिंग के बारे में पूछा जाए तो आप जैविक संरचना बताएंगे, एंड जेंडर के बारे में पूछा जाए तो सामाजिक संरचना। साथ ही जो लिंग है ये प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये प्रकृति के द्वारा निर्धारण होता है और ये स्थिर है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड जो जेंडर होता है ये समाज द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि सामाजिक संरचना है और ये परिवर्तनीय है, यानी कि इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है यदि हम अपनी सोच को बदल लें। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं लैंगिक असमानता के क्षेत्र। तो जो लैंगिक असमानता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा।
और सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि हमारे समाज में तो प्रचलित धारणाएं हैं ही। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में भी जो लैंगिक असमानता है ये देखने को मिलती है, यानी कि सभी जगह लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं पूर्वाग्रह या रूढ़वादिता। तो जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी जाति, वर्ग, वस्तु के बारे में या धर्म के बारे में कोई भी ऐसी धारणा बना लेते हैं जो वास्तविकता से परे होता है। वास्तविकता से परे से मतलब है कि आपने किसी भी जाति के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी धारणा बना ली है कि फला जाति के व्यक्ति ऐसे होते हैं या फला वर्ग के लोग ऐसे होते हैं। तो ये सिर्फ एक सामाजिक धारणा होती है, ये कहीं पर सिद्ध नहीं किया गया है या सिद्ध हो भी नहीं सकता कि फला जो व्यक्ति है या फला जाति के व्यक्ति हैं वो ऐसे ही होते हैं, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। यानी कि ये वास्तविकता से परे है, ये सिर्फ एक सामाजिक धारणा है या सामाजिक पूर्वाग्रह होता है। लोग ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं पूर्वाग्रह या रूढ़वादिता। यानी कि कोई भी ऐसी पूर्वाग्रह बना लेना या रूढ़वादिता, अपनी सोच ऐसी बना लेना कि वो ऐसा ही होता है, तो उसे ही हम पूर्वाग्रह या रूढ़वादिता कहते हैं। उसके बाद आगे बात करें लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो धार्मिक कारक भी हैं एंड आर्थिक कारक, साथ ही स्त्रियों का निम्न स्तर भी है। निम्न स्तर से मतलब है कि जो महिलाएं होती हैं, निम्न स्तर से मतलब यदि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या एजुकेशन भी अच्छी नहीं है तो इस वजह से भी उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है। एंड लड़कियों का कम आयु में विवाह कर देना, तो इसके कारण भी भेदभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि कम आयु में विवाह हुआ है लड़कियों का तो भी वो उतनी समझदार नहीं हो पाती या फिर अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाती हैं। एंड सांस्कृतिक कारक भी हैं, कुछ हमारा जो कल्चर है वो भी कुछ ऐसा ही है कि जिसके कारण से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। एंड मनोवैज्ञानिक कुछ कारक भी हैं, यानी कि शुरू से ही परंपरा ऐसी चली आई है कि महिलाओं को एक कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, तो जो हमारी मनोस्थिति है वो भी वैसी ही हो चुकी है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। मतलब एक शिक्षक कैसे दूर कर सकता है जो हमारा जेंडर निष्पक्ष समाज है, मतलब जो लैंगिक रूढ़वादिता है उसको कैसे दूर कर सकता है, या फिर हमारे समाज को जेंडर निष्पक्ष समाज बनाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो लड़के व लड़कियों को समान अधिकार देना व समान व्यवहार करना, यानी कि क्लास में जब एक शिक्षक पढ़ाए तो भी वह लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करे, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। क्योंकि कभी कभी शिक्षक भी ऐसा कर देते हैं जो कह देते हैं कि समानता, आपने सुना होगा कि लड़के जो हैं वो मैथ्स और साइंस में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती। तो एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लड़का है या लड़की है दोनों ही इंसान हैं और दोनों के पास ही माइंड है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। तो एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि लड़कों व लड़कियों के साथ भेदभाव करें। तो लड़के और लड़कियों दोनों के साथ ही समानता का व्यवहार करें, समान अधिकार दें, समान ही समझना है हमें। वहाँ पर एक चाहे लड़का हो या लड़की हो उसको एक स्टूडेंट के रूप में ही देखना है। इसके अलावा व्यवहार का सतत मूल्यांकन करना, जिससे कि जेंडर भेदभाव तथा जेंडर पक्षपात पूर्व व्यवहार से बचा जा सके। तो साथ ही जो भी व्यवहार चल रहे हैं क्लास में या स्कूल का जो भी माहौल है, तो वहाँ पर व्यवहार किस तरीके से किया जा रहा है, मतलब वो लड़कों और लड़कियों के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है वहाँ पर, तो इसका हमें सतत मूल्यांकन करना है। तो कहीं पर भी यदि ऐसा लगता है कि भेदभाव हुआ है तो उसका मूल्यांकन करें, ताकि भेदभाव और जो भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार है उसको दूर किया जा सके। साथ ही लड़के व लड़कियों दोनों की सक्रिय भागीदारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी वर्क करवाया जाए स्कूल में या कोई भी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी करवाया जाए, कोई प्रोजेक्ट करवाया जाए, तो वहाँ पर दोनों ही लड़के और लड़कियों दोनों की ही सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि हमें दोनों को ही जिम्मेदारी देनी है बराबरी की, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक शिक्षक ये सारी चीज़ें कर सकता है ताकि जो हमारा समाज है वो जेंडर निष्पक्ष बन सके। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे कि आपने जो टॉपिक है आपको कितना समझ में आया है, या फिर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से कितने बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, एंड हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जेंडर प्रमुख रूप से एक
और फिर खाली स्थान दिया हुआ है निर्मित है। तो सबसे पहले हमने इसी पर बात की थी कि जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है। यदि लिंग आपसे पूछेगा तो आपको जैविक संरचना बतानी है, लेकिन यदि जेंडर पूछेगा तो इस पर काफ़ी ध्यान देना है कि जेंडर पूछे तो आपको सामाजिक बताना है, यदि लिंग पूछे तो आपको जैविक बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन यानी कि सामाजिक निर्मित है, सामाजिक सही हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मतलब एक शिक्षक ऐसी टिप्पणी करता है कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है। तो एक शिक्षक है और शिक्षक ही ऐसी बातें कर रहा है कि पुरुष बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, यानी कि यहाँ पर जो एक शिक्षक है वो भेदभाव कर रहा है लड़कों और लड़कियों के साथ। तो ये चीज़ किस चीज़ को बढ़ावा देती है, जेंडर समानता को। तो यहाँ पर समानता तो प्रदर्शित हो नहीं रही है, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि पुरुष बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, यानी कि वो समानता नहीं बल्कि असमानता दिखा रहा है। जेंडर रूढ़वादिता या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन या फिर जेंडर समता। तो समता और समानता एक ही बात होती है, और यहाँ पर लचीलापन नहीं है बल्कि यहाँ पर वह रूढ़वादिता को बढ़ावा दे रहा है। मतलब ऐसा करने से रूढ़वादिता और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। यहाँ पर प्रारंभिक समझ की बात कर रहा है, मतलब जो बच्चे होते हैं किस उम्र तक लगभग ऐसा समझने लगते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। तो 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं होंगे, क्योंकि 14 वर्ष और 18 वर्ष तक बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और काफ़ी कुछ जानने लगते हैं। इसके अलावा 10 वर्ष और 4 वर्ष की यदि बात करें तो यहाँ पर प्रारंभिक समझ की बात हो रही है। इस वजह से ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही होगा, क्योंकि 4 वर्ष तक बच्चे जानने लगते हैं वो लड़का है कि लड़की है, यानी कि उनके अंदर जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और उसके पीछे एक तर्क भी है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं सीटेट में, तो इसको भी देख लेते हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह मीडिया में जेंडर रूढ़वादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। मतलब ये कथन है कि एक शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि मीडिया में जो भी जेंडर रूढ़वादिता का चित्रण किया जाता है उसको एक आलोचनात्मक रूप से, मतलब जो छात्र हैं तो आलोचनात्मक रूप से देखने में बच्चों को सक्षम बनाए। और उसके पीछे एक तर्क दिया हुआ है कि मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, एंड आर सही व्याख्या करता है ए की। और सेकेंड वाला है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत हैं, और ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा कथन दिया हुआ है ये कथन बिल्कुल ही सही है कि एक शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि जो भी जेंडर रूढ़वादिता का चित्रण हो रहा है यदि मीडिया में, तो उसको आलोचनात्मक रूप से छात्र देख सकें, मतलब इस चीज़ में वो सक्षम हों। और जो इसका तर्क है कि मीडिया जो है वो सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, यानी कि मीडिया के माध्यम से भी बच्चों का सामाजिकरण होता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, साथ ही आर सही व्याख्या भी करता है ए की। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी कथन दिया हुआ है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ाने की बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क है कि लड़कों को भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शिक्षक को, मतलब एक शिक्षक जो है वो ऐसा करे कि जो लड़के हैं उनको भाषा नहीं पढ़ानी चाहिए बल्कि गणित और विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लड़कों के लिए। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो लड़के होते हैं उनमें जन्मजात क्षमता नहीं होती भाषा को पढ़ने की। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों ही चीज़ें, मतलब दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा शिक्षक को करना नहीं चाहिए कि वह भाषा के बजाय गणित और विज्ञान के लिए प्रोत्साहित करें लड़कों को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कों की बात हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। और साथ ही
ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि लड़कों के अंदर क्षमता नहीं होती भाषा को पढ़ने की, यानी कि क्षमताएं सभी के अंदर होती हैं, किसी के अंदर कम हो सकती है, किसी के अंदर ज़्यादा हो सकती है। तो जो दोनों ही चीज़ें हैं ये गलत हैं, इस वजह से यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा में जेंडर रूढ़वादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए और जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, या फिर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़वादिता को, मतलब जो रूढ़वादी है उसको चुनौती दे, एंड रोज़मर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि हमें क्या करना है कि जो जेंडर रूढ़वादिता है उसको रोका जा सके। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, तो प्रतिबंधित नहीं करना है, और जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, या फिर तो चर्चा करने से बचा जाए ये भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी जेंडर भेदभाव हो रहे हैं उस पर यदि हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म भी नहीं होगी। तो चर्चा करने से बचा जाए ये भी गलत है, एंड ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़वादिता को चुनौती दें और रोज़मर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। तो पक्षपात नहीं करना है, इससे भी जेंडर रूढ़वादिता बढ़ती है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं जो रूढ़वादिता को चुनौती देते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि किसी भी चीज़ को यदि हमें ख़त्म करना है तो हमें उसे चुनौती देनी होगी। तो इस वजह से ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। तो यहाँ पर भी बात रूढ़वादिता की ही हो रही है कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देना चाहिए, यानी कि जो लड़कियां हैं वो गृह विज्ञान पढ़ेंगी और जो लड़के हैं वो शारीरिक शिक्षा के विषय को पढ़ेंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं मतलब तो यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि लड़कियों का मन होगा यदि दूसरा विषय पढ़ने का, या फिर लड़कों का भी हो सकता है, तो यहाँ पर भेदभाव हो जाएगा, यानी कि उन्हें एकदम से सीमित कर दिया गया है। तो ये चीज़ें रूढ़वादिता को बढ़ावा देती हैं। इस वजह से यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये प्रथा किस पर आधारित है। तो ये आधारित है जेंडर रूढ़वादिता पर। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। एंड अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है। शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना व नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती दे सकती है। तो यदि आप नज़रअंदाज करेंगे तो चुनौती नहीं होगी। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है, शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। एंड अगला ऑप्शन है, शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को, एंड हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए। तो यहाँ पर भी रूढ़वादिता दिख रही है। एंड शिक्षिका को लड़कियों से गणित व विज्ञान में ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अपेक्षा की बात होती है कि आप अपेक्षा रख सकते हैं किसी से भी, ऐसा कहना गलत है कि लड़कियों से हमें ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि क्षमता उनके अंदर भी होती है। बस ये माना जा सकता है कि किसी बच्चे के अंदर कम क्षमता है, किसी बच्चे के अंदर ज़्यादा क्षमता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियों के अंदर क्षमता नहीं होती, लड़कों के अंदर ही होती है। ये बात गलत हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चुनौती देने की बात हो रही है कि क्या हम ऐसा करें कि जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती मिले। तो यहाँ पर एक शिक्षक या शिक्षिका जो भी है उसको जो भी क्लास की गतिविधियाँ हैं वहाँ पर सभी को बराबर की जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, जेंडर एक और खालिस्तान संप्रत्यय जबकि लिंग खालिस्तान संप्रत्यय है। तो ये चीज़ हमने बता रखी है कि जो जेंडर है वो सामाजिक संप्रत्यय है, एंड जो लिंग है वो जैविक है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, प्रवीण के माता पिता जानबूझ करके घरेलू कार्यों में अप्रातिनिधिक रूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि
पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता मतलब माता जो भी घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी। मतलब यहाँ पर जो पिता हैं वो खाना वगैरह बनाने का काम करते हैं और जो माता हैं वो वैसे काम करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कोई खराबी वगैरह आ गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सामान्य तौर पर पिता करते हैं वो माता कर रही हैं यहाँ पर, और जो माता करती हैं वो पिता कर रहे हैं यहाँ पर। तो यदि प्रवीण को ऐसा परिवेश मिलता है तो उसकी क्या प्रवृत्ति होगी। जेंडर रूढ़वादी का समर्थन करेगा, तो समर्थन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो विपरीत भूमिकाओं में दिख रहे हैं सामान्य तौर पर, तो वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों लोग रूढ़वादिता का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। एंड जेंडर रूढ़वादी धारणाओं पर प्रश्न करेगा, या फिर जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, या जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो अनुकूल तो व्यवहार कर नहीं रहा है, साथ ही जो जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, यानी कि जेंडर जो रूढ़वादिता है वो और भी सुदृढ़ होगी, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वह जेंडर रूढ़बद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा जो बच्चा है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, और अगला है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो ऑप्शन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, यानी कि जो भी जेंडर रूढ़वादिता होती है उसको कम करने के लिए कौन सी जो युक्ति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो यदि आप जेंडर पृथक बैठक व्यवस्था करते हैं तो यहाँ पर रूढ़वादिता बढ़ेगी, और विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो यदि आप बच्चों को पृथक कर देते हैं जेंडर के रूप में तो वहाँ पर भी जेंडर रूढ़वादिता बढ़ेगी ही। एंड जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना, तो आपको जो भी जेंडर रूढ़वादिता से संबंधित मुद्दे हैं उन पर आपको चर्चाएं करनी हैं। तो चर्चा करने से जो जेंडर रूढ़वादिता है या जेंडर भूमिका अनुरूपता है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जब आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बहस होती है, तो फिर वहाँ पर उसका हल भी निकलता है। तो ऑप्शन हमारा इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, सामाजिक संरचना है, या फिर जेंडर आनुवंशिक कारकों से तय होता है, या जेंडर ना तो जैविक है और ना ही सामाजिक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जेंडर ना जैविक है ना सामाजिक है तो फिर क्या ही माना जाएगा उसको, तो ये गलत है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो समाज की संस्कृति है वो पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। तो यदि समाज की बात हो रही है और यहाँ पर जेंडर भूमिकाओं की भी बात हो रही है, तो यदि समाज के बारे में जेंडर की बात होती है, यानी कि जेंडर एक सामाजिक रचना है, तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़वादिता को दर्शाता है। लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की सक्षमता रखते हैं, या दोनों में सक्षमता होती है। लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों ही संभाल सकती हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा कथन लिंग रूढ़वादिता को दर्शा रहा है, मतलब किस कथन से हमें ऐसा पता चलेगा कि ये कथन लिंग रूढ़वादिता को दिखा रहा है। तो लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो ये अच्छी बात है, यानी कि आप लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह सक्षम होती हैं, शिक्षा और परिवार दोनों को ही संभाल सकती हैं, यानी कि वो भी अच्छे से एजुकेशन ले सकती हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, इस चीज़ में वो सक्षम हैं और परिवार को भी संभाल सकती हैं।
और जो तीसरा ऑप्शन है कि लड़के और लड़कियां दोनों खेल में अच्छा करने की सक्षमता रखते हैं, मतलब दोनों ही सक्षम हैं। यदि आप ऐसा मान के चलते हैं तो भी आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रूढ़वादिता है वो नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड वाला, कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं, तो यहाँ पर आप वही बातें बोल रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो कमज़ोर होती हैं या फिर वो कोमल होती हैं, भावुक होती हैं। तो ये चीज़ें फिर रूढ़वादिता को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में, ये कथन क्या दर्शाता है? जेंडर क्षमता, अनुरूपता, अस्मिता या फिर रूढ़वादिता को। तो यदि आप ऐसा मान के चलते हैं कि लड़कियां इस चीज़ में अच्छी हैं और लड़के इस चीज़ में, तो यहाँ पर आप भेदभाव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें दर्शाती हैं रूढ़वादिता को। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़वादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? तो विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। तो बढ़ावा देंगे तो फिर जो जेंडर रूढ़वादिता है वो ख़त्म नहीं होगी, यानी कि आप उससे निपट नहीं पाएंगे। बल्कि यहाँ पे पूछ रहा है कि निपटना कैसे चाहिए, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। और वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़वादी को चुनौती दें, या फिर विद्यार्थियों के साथ समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, या कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बात हमें करनी है। और विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, यानी कि एक समान आधारित यदि आप समूह बनाते हैं, यानी कि लड़कों के ग्रुप बना रहे हैं और लड़कियों के ग्रुप बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है, तो ये वाला भी गलत है। तो यदि आप इससे निपटना चाहते हैं, जो भी रूढ़वादिता है, जेंडर रूढ़वादिता, उससे यदि आप निपटना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जो रूढ़वादिता को चुनौती देते हैं। मतलब जो इस चीज़ को नकार दें कि लड़कियां ऐसा कर सकती, मतलब लड़कियां ही ऐसा करेंगी, लड़के ऐसा करेंगे, लड़कियां ऐसा करती हैं। तो जो इस चीज़ को चुनौती दे सके, तो हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं जो भी हमारी मानसिक धारणा है, या जो हम सोच के चले आ रहे हैं कि लड़कियां इस चीज़ के लिए बनी हैं और लड़के इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ को जो चुनौती दे सके, हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित है, या फिर आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो जेंडर के लिए हमने बता ही दिया है कि ये एक सामाजिक संरचना होती है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। एंड आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और इसको आप लोग एक बार और से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में, मतलब सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।